लास्ट क्लास में हमने चार्ज टू मास रेशो जो पढ़ा था, उसका जो एंड था वो रह गया था कि हमने लास्ट मेथड अप्लाई नहीं करा था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मेथड अप्लाई नहीं करा था, जबकि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके हम मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर सकते हैं। हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला यूज़ करा था। हम कर ये रहे थे कि हमारे पास एक टंगस्टन फिलामेंट था जिसमें से इलेक्ट्रॉन बीम निकल के सामने स्क्रीन पे हिट हो रही थी। ठीक है, अगर आपको याद हो ओ पॉइंट के ऊपर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई तो वो ओ डैश पे चली गई। यहाँ तक की डेरिवेशन हमने कर ली थी। अब मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो ये वापसी अपनी जगह पे चली जाएगी। यहाँ से हमने काम का स्टार्ट लेना है कि हमने उसे ओ डैश से वापसी ओ पर लेकर आना है, और ऐसा करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करनी होगी। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बैलेंस हो जाएंगी, आपका जो बीम है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है, वो जाके ओ पॉइंट के ऊपर ही स्ट्राइक करेगी। तो ये चीज़ जो है ना, हमने क्या करनी थी, आज डिस्कस करनी थी। और इससे फिर हमने रेडियस का फार्मूला बनाना था, नया फार्मूला। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने कहा इस मेथड का नाम है पार्टिकल वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड, कि इसके अंदर हम जो है वो वेलोसिटी सेलेक्ट कर रहे हैं पार्टिकल की बाय द डिफरेंट मेथड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेथड से। और ये थोड़ा आसान है, अभी आपको पता चल जाएगा कि सिंपल मेथड क्यों कह रहे हैं कि थोड़ा इजी मेथड है। इस मेथड में हमने क्या करा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करा। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है उसका फार्मूला क्या था, उसका फार्मूला था F इज इक्वल टू ई और Q। Q रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अबीरा आवाज़ क्यों नहीं आ रही, सही नेट इशू है क्या, नहीं नेट तो सही है, सब ओके। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर चले जाऊं कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर चले जाऊं ये कहकर कि भाई जो एक चार्ज के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो Q जो है वो मल्टीपल चार्ज के लिए, एक चार्ज के लिए E हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इंटू ई। ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। ठीक है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं हम इलेक्ट्रॉन बीम पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो डिफ्लेक्ट होती है, और उस फोर्स का फार्मूला है एफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, ए भी आप पढ़ चुके हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा इसलिए नहीं रह रहा क्योंकि हमने लिख दिया है कि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में साइन जो होता है वो आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और साइन 91 के बराबर होता है, तो मैंने नहीं लिया। बाकी अगर क्यू की जगह वापसी हम ई लेकर आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हो जाएगा ई वी बी। ठीक है जी, ये दो इक्वेशंस आ गए। अब हम ये कह रहे हैं कि जो बीम है वो ओ पॉइंट से शिफ्ट होके ओ डैश पे चली गई थी, लेकिन हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इस तरह एडजस्ट करा, मतलब उसका जो ट्यूनिंग है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हमने इस तरह करा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपकी बीम शिफ्ट होके ओ डैश पे चली गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो वापसी ओ के ऊपर आ गई। तो इसका मतलब ये होगा जितना मैग्नेटिक फील्ड उसे बैंड करना चाह रही थी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसे बैंड करा अपोजिट डायरेक्शन में, और बीम आपकी वापसी अनडिफ्लेक्टेड हो गई, सीधी हो गई, स्ट्रेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गई आपकी, बराबर हो गई। अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो गई तो दोनों के फार्मूले हमें मालूम है। मैग्नेटिक फोर्स की जगह मैं रख सकता हूँ ई वी बी, और इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह रख सकता हूँ ई इंटू ई। ई से ई कैंसिल कर दें, वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास ई डिवाइडेड बाय बी। अब जो आपने वेलोसिटी निकाली है किससे निकाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेथड से निकाली है, पार्टिकल वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड से निकाली है। अब ये वैल्यू हमें, क्योंकि फाइनल काम तो हमें रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट निकालना है, फाइनल टारगेट। तो अब हमें सिर्फ चेंज क्या करना होगा, ज़रा वो देख लो। पिछला जो डेरिवेशनल वर्क था उसमें जो हमने रेडियस निकाला था, अगर आपको याद हो किस तरह निकाला था, कि हमने कहा था कि भाई जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बराबर हो जाएगी सेंट्रीब्यूटल फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है क्यू ई वी बी, कर लेते हैं ई वी बी, और इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी से वी आपका कैंसिल आउट हो गया था, चार्ज टू मास रेशियो ई अपॉन एम की बात करें, सॉरी रेडियस की बात कर रहा हूँ, चार्ज टू मास रेशियो निकाल रहे थे, ई अपॉन एम बराबर हो गया था आपका किसके, यहाँ पे बचा था आपके पास वी, एम तो नीचे आ गया, वी डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आपके पास आ गया था वी और आर, यही था। अब वेलोसिटी की जो वैल्यू है ये हमने काइनेटिक एनर्जी से निकाल के रखी थी।
पिछली डेरिवेशन जरा एक नज़र देख लें। देखें ये काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी और वो वेलोसिटी की वैल्यू जो काइनेटिक एनर्जी से हमने निकाली थी इस फार्मूले में पुट करी, जो वेलोसिटी की वैल्यू है देखो इस फार्मूले में पुट करी। अब भी मैं चार्ज टू मास रेशियो निकाल रहा हूँ, लेकिन वेलोसिटी का मेथड अलग है। मैंने सेलेक्ट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड मेथड को, तो अब मेथड अलग है, लेकिन पुट तो इसी में करना है ना, चार्ज टू मास रेशियो वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो ज़रा दोबारा अपने वर्क के अंदर आ जाते हैं। हमारे वर्क में हमें मालूम है कि जो चार्ज टू मास रेशियो के लिए मुझे काम करना है, चार्ज टू मास रेशियो वो बराबर था E डिवाइडेड बाय M इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय R इंटू बी या B इंटू R, एक ही बात है। यहाँ पे बस इतना सा चेंज आएगा कि वेलोसिटी की अब मैं E अपॉन बी वैल्यू रखूँगा, पहले मैंने अंडर रूट वाली एक बड़ी वैल्यू रखी थी। ठीक है कायनात, सर स्लाइड दिखा दें इस एक बार, कौन सी वाली कायनात? तो E डिवाइडेड बाय M आपका बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी की जगह रखा E डिवाइडेड बाय B और ये वाला R और ये वाला B एज इट इज। अभी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा E डिवाइडेड बाय R इंटू बी स्क्वायर। तो ये भी चार्ज टू मास रेशियो का ही सवाल है, इससे भी आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पहला वाला सवाल था उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है, वोल्टेज का काम था वहाँ पर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो इसका बस आपने ख्याल रखना है। बाकी न्यूमेरिकल्स में भी दोनों मेथड यूज़ हो सकते हैं, हमें सेलेक्ट करना होगा कि सिचुएशन के एतबार से कि क्या दिया। नहीं आई थी, मैंने रीजॉइन किया है सर, ये स्टार्टिंग लेना पहले आपकी आवाज़ ही नहीं आई थी। अच्छा रीजॉइन किया था, पहले आवाज़ ही नहीं आ रही थी। चलो फिर यही डेरिवेशन में दोबारा एक बार रिकॉल कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये सारा वर्क जो मैंने यहाँ पे करा है ना, ये इसको मैं शॉर्टकट में अब आपको बता रहा हूँ क्या करना है। शॉर्टकट नंबर 1, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मेथड यूज़ करना है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो लेकर आएंगे और वो होता है E इंटू क्यू। फिर आप कहेंगे कि मैं एक चार्ज की बात कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, एक प्रोटॉन की, तो एफ ई बराबर हो जाएगा E इंटू ई के, क्योंकि एक चार्ज की वैल्यू E होती है, तो यहाँ पर हम E लगा देंगे। दूसरी तरफ हम फार्मूला लगाएंगे मैग्नेटिक फोर्स का, और वो लगाएंगे क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा जो है हम 90 डिग्री ले लेंगे, परपेंडिकुलरली कह दिया है, तो साइन 90 कितना होता है? साइन 90 1 हो जाता है, तो ये तो रिमूव हो जाएगा। बाकी आपका बचा Q, तो Q को हम किसके बराबर ले लेंगे? फिर से E के। तो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी? यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है वो बराबर होगी E V B के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या कहेंगे? सर जैसे आप फिजिकल क्लासेस में इजी वर्डिंग में काम कराते थे। अच्छा आयशा काशिफ, ओके। अच्छा जी अब इजी वर्डिंग में कोशिश करूँगा खुद ही लिखवा दूँ। अब आप क्या करेंगे सेकंड थर्ड स्टेप में? थर्ड स्टेप में आप कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो गई हैं? वो बैलेंस हो गई हैं। अगर ऐसा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह मैं रखूँगा E V B, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह E इंटू ई। ई से ई कैंसिल, तो वेलोसिटी आपकी किसके बराबर आ जाएगी? E डिवाइडेड बाय बी के। इक्वेशन ए कह लें। अब आप आखिर में क्या करेंगे? नाउ जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो चार्ज टू मास रेशियो है उसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था, वो था वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर इंटू बी। वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, ई अपॉन बी के बराबर होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई डिवाइडेड बाई बी और आर इंटू बी। तो फाइनल फार्मूला ई अपॉन एम यानी कि चार्ज टू मास रेशियो को क्या हो जाएगा? ई डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू आर। ये आपका दूसरा मेथड है, पार्टिकल सेलेक्टेड मेथड है, जो आता है आपने पूरा करना होता है। जब भी जे थॉमसन का सवाल आता है तो यहाँ तक आप इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। और ये जो मैंने यहाँ डेरिवेशन सॉल्व करी ये शॉर्टकट है, इतना भी करके आ जाओ तो कुछ नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बैलेंस किया है। यहाँ पर लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, यहाँ पर लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई है उसकी बात हो रही है। थोड़ी बहुत अपनी ओन वर्डिंग भी लिख सकते हो, लेकिन डेरिवेशनल वगैरह तो काफ़ी हद तक नंबर मिल जाएंगे। तो इस डेरिवेशन को एक नज़र देख लो खुद से, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सॉल्व करवाई है, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए और क्लियर। कोई मसला कहीं आ रहा हो तो वो पूछ लो।
अब आगे जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं आपके न्यूमेरिकल्स, ये तो आपने देख लिया। इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स हैं और इस टॉपिक की पहचान ये होती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या वो प्रोटॉन हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो मौजूद हो, वो घूम रहा हो, वो मूव कर रहा हो, वो एक्सेलरेट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये आपका इसी टॉपिक चार्ज टू मास रेशो का सवाल है। यहाँ पर इसकी तमाम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी वाली जो फार्मूला था वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को सर्कुलर मोशन के बराबर भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंट्रोड्यूस करवा दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को भी आपस में बराबर ले सकते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन में कि उसने कहाँ तक इसको सॉल्व किया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें कह रहा है अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल लिखा हुआ है, डिफरेंस नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ वोल्ट है, और वोल्ट मुझे पता है कि किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज ही होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसने मुझे दिया हुआ है वी नॉट, वो वोल्टेज जिससे आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है वो कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ वोल्ट। इट देन इंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फिर जो है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि ये चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में आ चुका है। तो ये जो है आपका चार्ज टू मास रेशो का टॉपिक बन चुका है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में ये इंटर हुआ है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो दी हुई है 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर इन अ डायरेक्शन ऑफ एन एंगल मेकिंग ऑफ एंगल 45 डिग्री। जो एंगल आपको दिया हुआ है थीटा वो कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। इससे ये पता चल रहा है कि हमने जो सॉल्व किया था ना फार्मूला, दो फार्मूला हमने ड्राइव किए थे अगर आपको याद हो। एक था जब एंगल जो है वो 90 डिग्री था, और एक था जब एंगल 90 के अलावा कुछ हो। तो जो 90 के अलावा कुछ होगा उसमें हमें ये यूज़ वाला फार्मूला हमें यहाँ यूज़ करना होगा। सर वी क्यों नहीं लिखा, सिर्फ वी क्यों नहीं लिखा, आप वी भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो डेरिवेशन मैंने आपको सॉल्व करवाई ना, वहाँ पर मैंने इस वोल्टेज को जिससे प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं उसको वी नॉट कहते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ वी नॉट लिखा है, वरना वोल्टेज तो है वी का, यहाँ वी नॉट का है। अच्छा, कहता है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। कहता है सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा। और जोर से बोल लेता हूँ कायनात में, सर्कुलर पाथ का रेडियस मतलब आपने आर कैलकुलेट करना है, ठीक है। और बात किसकी हो रही है, प्रोटॉन की हो रही है। जब प्रोटॉन की बात हो रही हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का जो मास है वो कितना होता है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये आपको नहीं भी बताए, देखो बता दे तो उसकी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी वाली बात है, लेकिन अगर नहीं बताए तो भाई फिर आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है। ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। प्रोटॉन का जो मास है वो है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27, और जो चार्ज है चाहे वो प्रोटॉन का हो या वो इलेक्ट्रॉन का हो वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ये दो वैल्यूज तो आपने याद रखनी है। कायनात आवाज़ बेहतर है। अब क्योंकि रेडियस निकालना है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई काम नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मेथड तो यूज़ नहीं करूँगा। सिंपल मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, रेडियस इज इक्वल टू जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था, अगर आपको याद हो कोई मुझे बता सकता है वो फार्मूला, रेडियस वाला फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था जब थीटा एक्टिवेट था, मतलब थीटा एग्जिस्ट करता था। क्योंकि हमने दो डेरिवेशन करी थी, एक करी थी जब थीटा 90 डिग्री था और साइन 91 के बराबर होता है, दूसरी डेरिवेशन हमने करी थी जहाँ पर थीटा एग्जिस्ट करता था। वो डेरिवेशन नोट्स में तो नहीं थी, मैंने खुद से करवाई थी। तो उसका जो फार्मूला हमने फाइनल ड्राइव किया था वो क्या था, जी हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही फार्मूला था कि एम वी के साथ आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा ई इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। क्यू बी कह सकते हैं, और ई बी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन की बात हो तो क्यू ई में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल सही, मानो साइन थीटा आ जाएगा, बस वो क्यों आया था वो मैंने आपको बताया भी था। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे मास मालूम है, थीटा मालूम है, ई मालूम है, बी मालूम है, लेकिन वेलोसिटी तो मालूम नहीं है। और अगर वेलोसिटी मालूम नहीं है तो मैं रेडियस कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकता जब तक वेलोसिटी ना आ जाए। वेलोसिटी के लिए मुझे वो मेथड यूज़ करना होगा जो मुझे गिवन होगी कंडीशन। जैसे यहाँ पर इसने मुझे कहा है कि वोल्टेजेस जो है ना
उससे एक्सेलरेट करवा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, तो जो वेलोसिटी इनको मिली होगी वो वोल्टेज की वजह से मिली होगी। तो आप याद करें हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है किसके, वी नॉट इंटू ई के। और काइनेटिक एनर्जी का अपना फार्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट इंटू ई। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैसे, वेलोसिटी बराबर होगी अंडर रूट किसके, टू, उधर जाके मल्टीप्लाई वी नॉट ई डिवाइडेड बाय एम। और रूट क्यों लगाए, क्योंकि वेलोसिटी पे स्क्वायर लगा हुआ था। अब अगर एक बार मैंने यहाँ से वेलोसिटी निकाल ली किसकी मदद से, क्योंकि वी नॉट मुझे दिया हुआ है, ई मुझे मालूम है, एम मुझे मालूम है, तो मैं यहाँ से वेलोसिटी बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। एक बार मैंने वेलोसिटी निकाल ली तमाम वैल्यूज़ को रख के कि वेलोसिटी बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मल्टीप्लाई बाय ई कितना है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन जो कि कांस्टेंट वैल्यू है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम कैलकुलेटर के अंदर प्लेस करेंगे, तसल्ली से प्लेस करिएगा, आखिर में आपने रूट ज़रूर लेना है। अगर आप स्क्वायर रूट नहीं लेंगे आपका आंसर नहीं आएगा। तो एट लास्ट आपने क्या करना है, वेलोसिटी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लेना है, उसके बाद जो आपका आंसर आए आप मुझे बता देंगे, मैं यहाँ पर लिख दूँगा। ठीक है, एक बार वेलोसिटी आ गई तो फिर आपने रेडियस निकालने में क्या करना है, सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू मिसिंग थी वो हमने कैलकुलेट कर ली, अब बाकी सब तो हमें गिवन था ना। तो रेडियस के लिए आप वेलोसिटी मास लिखेंगे 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। फिर आप वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे जो यहाँ से आपके पास आएगी, साइन कितना रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे, ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे, ई इंटू बी से। ई कितना है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 और मल्टीप्लाई बाय बी कितना है 0.3। इन तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व करके आप मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है। वेलोसिटी का पहले बताएं, वो मैं आंसर लिख देता हूँ, एंड देन मैं जो है आंसर लिखूँगा रेडियस का। अबीरा ने बताया 107.22 नहीं है अबीरा ये आंसर, बाकी मरियम का आंसर सही है, रोमैसा का आंसर सही है। वो इसलिए सही है, देखो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की जब वो एक्सेलरेट करता है, तो 1.07 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, ये आंसर फिर भी करेक्ट है, क्योंकि अगर डेसिमल को शिफ्ट करें तो 10 की पावर कितनी बनेगी 7 +7 बनेगी, माहीन -7 क्यों बनेगी, ठीक है ना, आपका भी गलत है, +7 तक पावर आएगी। सही से चेक करो कहीं वैल्यूज़ में आप गलती कर रहे हैं, -9 तो नहीं ले रहे हैं, -19 है, तो ये पता नहीं क्या लिख रहा है, वही सही निकलेगा, यहाँ पे -19 है और यहाँ पे -27 है, ये वैल्यूज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, जो अगला न्यूमेरिकल है आपका वो भी चार्ज टू मास रेशो के टॉपिक से रिलेटेड है। वो तेरी, अच्छा काशिफ दुनिया से हट के सारे काम करिए। कैलकुलेटर देखो डिग्री के अंदर हुआ है, अगर कैलकुलेटर डिग्री में तो फिर हो सकता है आंसर के अंदर मसला ना आए, लेकिन अगर वो रेडियन में या किसी और उसके अंदर है तो फिर फिजिकल यूनिट के अंदर है तो फिर मुश्किल है, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, बहरहाल वो देखना, फिर देखते हैं, एंड में डिस्कस करते हैं, एंड में मैं अलग से सॉल्व करवा दूंगा कैलकुलेटर। अच्छा, अब जो है हमारा अगला जो सवाल है, हाँ 90 होगा तो उसमें साइन 91 के बराबर होता है ना अक्सा, तो वो नहीं आएगा, सही कह रही हो। अच्छा, अगला सवाल है जिसके अंदर कह रहा है 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर। दो प्लेट्स हैं मेटल की जिनके दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर, या मैं ये कह लूँ 0.05 मीटर, तो बात एक ही होगी, क्योंकि जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। कहता है ऑफ एयर हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज हमें दिया हुआ है, वो कितना है 220 वोल्ट है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दी हुई है और वो कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर की यूनिट है। इज ऑल्सो प्रोड्यूस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल 90 डिग्री।
A beam of electron travel undeflected through crossed electric and magnetic field. Find the speed. कहता है स्पीड मालूम करें क्या होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बीम अनडिफ्लेक्टेड गुजर गई है। तो मुझे बताएं एक इलेक्ट्रॉन बीम जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर होती है तो वो डिफ्लेक्ट होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होती है तो भी वो डिफ्लेक्ट होती है। ऐसा ही ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन बीम है, एक चार्ज है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो जाहिर है वो डिफ्लेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव उसको अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह अगर वही चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो भी वो डिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसा कैसे हुआ कि वो अनडिफ्लेक्टेड चला गया? कब मुमकिन है ये कि वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाए? कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से एक चार्ज इलेक्ट्रॉन बीम गुजर गई और वो बैंड ही नहीं हुई। ऐसा कब हो सकता है? पता नहीं। जवेरिया ने तो बता दिया आंसर। हाय हाय, देखो अक्सा ने भी बता दिया। न्यूट्रॉन होगा अभी ना, वो कह रहा है कि भाई चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन क्यों होगा? अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है वो भाई। अक्सा ने जवेरिया ने आंसर बिल्कुल सही बताया। ये उस वक्त होगा जब दोनों बैलेंस हो जाएं, मैग्नेटिक फील्ड उसको बैंड करने लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अनबैंड करने लगे, दूसरी तरफ बैंड करने लगे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा आपका काम। तो ये उसी वक्त मुमकिन है। ये कह रहा है कि इफ़ अनडिफ्लेक्टेड आप लिखेंगे, इफ़ द इलेक्ट्रॉन बीम इज़ अनडिफ्लेक्टेड, तो जो आपका फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर हो चुकी होगी किसके? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? क्यू वी बी, परपेंडिकुलर है तो साइन नहीं ले रहे, और ई इंटू क्यू इसका फार्मूला होता है। क्यू से क्यू कैंसिल कर दें तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? ई डिवाइडेड बाय बी। यहाँ पे वेलोसिटी का ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव करा है और सब भूले बैठे। मतलब अभी पिछली जो लेक्चर है, मतलब पिछली जो टॉपिक है उसके अंदर यही तो करा था भाई। अब वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी हुई, अब क्या करें भाई? फिर परेशानी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकालें? बता दूँ, कंफर्म ये है कि हमने एक डेरिवेशन सॉल्व की थी, उससे तो मैं आप लोगों को शायद दोबारा याद आ जाए। 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर कूलम बराबर होता है 1 वोल्ट पर मीटर के। याद है इस तरह की कोई डेरिवेशन की थी या नहीं? जी जी, याद आ रही है ना? इस डेरिवेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकलती थी। वोल्ट का मतलब होता है वोल्टेज, एम का मतलब होता है डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला एक होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। और देखें दोनों चीज़ें दी हुई हैं, वोल्टेज भी दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो वोल्टेज और डिस्टेंस को पहले यहाँ पर रखकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे आराम से तसल्ली से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो उसको उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। कितना आसान सवाल हो गया। तो ये थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड पीछे की तरफ जाना पड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला और भी है, एफ डिवाइडेड बाई क्यू, लेकिन वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, वो ऑलरेडी हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला जो बन सकता था वो हमने यूज़ करा, और उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, देन वेलोसिटी। अब तो सवाल आपको बहुत आसान लग रहा होगा, जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए क्या आंसर आता है आपका। फिर जो है वो चलते हैं आगे। यानी कि पहले आप ई जो है वो निकालेंगे किससे? ई डिवाइड बाय डी से। तो ई कितना आया पहले वो बता दीजिए, उसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट पर मीटर। इसके बाद आप वेलोसिटी निकालेंगे और वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। ये आ गया 4400 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, जो मैसा और अक्सा दोनों का आंसर सेम आया, जिसका मतलब सही है। अब वेलोसिटी निकाल लीजिए। 4 0 है, ठीक है जी। और मैसा गलत आंसर क्यों आया बेटा आपका? वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इतनी कम नहीं होती। 8
0.0000 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आएगा। मरियम आंसर सही है। एक्सपोनेंशियल 3, हाँ ठीक है, 880 एक्सपोनेंशियल 3, 3 जीरो की जगह आपने जो है एक्सपोनेंशियल 3 लगा दिया। आयशा काशिफ, आंसर आपका भी सही है। बस रुमैसा ने पता नहीं क्या कर दिया, ऐसा क्या करा रुमैसा, +3 लगा दी होगी पावर, मैग्नेटिक फील्ड की पावर -3 है, मुझे क्या लिखा -3 भी। कश्यप कोशी का भी आ गया आंसर। हाँ मुझे लग रहा था कि वो उसने कैंसिल कर दिया होगा ना, फिर तभी इतना कम आंसर आया। अगला जो न्यूमेरिकल है वो है आपका 14.1। अच्छा वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक है, आता है पेपर में इसलिए मैं करा रहा हूँ, वरना इसके अलावा ज़्यादातर आते भी नहीं। तो एक आखिरी न्यूमेरिकल, इसके बाद फिर हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है अ हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट, अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर, सॉरी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो डेटा के अंदर हम लिखेंगे कि हमें इसने लेंथ दी हुई है वायर की, और वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, या फिर मैं कहूँ 0.05 मीटर, तो बात गलत नहीं होगी। वेटिंग 1.2 ग्राम पर मीटर, देखो वेटिंग कह रहा है और ग्राम पर मीटर यूनिट दी हुई है, तो यूनिट से मुझे पता चल रहा है कि 1.2 ग्राम पर मीटर से मुझे पता चल रहा है कि ये मास अपॉन लेंथ है, क्योंकि ग्राम जो है वो यूनिट है मास की और मीटर जो है वो यूनिट है लेंथ की। तो इसने मुझे मास पर लेंथ दी हुई है, जिसको लीनियर डेंसिटी भी कहते हैं। इसके बाद आगे मुझसे कहता है प्लेस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इसने मुझे कितनी दी हुई है 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हुई है। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी ओम्स पर मीटर में दी हुई है, इसका मतलब ये हो गया रेडियस पर लेंथ में दिया हुआ इसने मुझे 3.8 ओम्स पर मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, और इस तरह कैलकुलेट करें पोटेंशियल डिफरेंस कि वो सेल्फ सपोर्टिंग हो जाए आपका कंडक्टर। ये जो आपका कंडक्टर है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में ला के रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बैलेंस हो रहा है, तो उसके लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसका वेट इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा होगा ना, तो इसका वेट अगर मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए, जो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है जो कंडक्टर के ऊपर लग रही होती है, चार्ज के ऊपर नहीं, कंडक्टर के ऊपर। अब ये भी आपको याद करना होगा, चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो तो हम अभी कब से पढ़ते आ रहे हैं, क्यू ई बी। कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है कोई बताएगा वो क्या होती है? वो वेट के बराबर हो जाएगी तो ये सेल्फ एडजस्टिंग में चला जाएगा, सपोर्टिंग में चला जाएगा। और फिर हम फार्मूला भी लगा दिए, यानी कि जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वेट के बराबर होना चाहिए। कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती होती है BIL, और वेट का फार्मूला होता है mg, ये दोनों बराबर हो जाए। यहाँ से मैं आई निकाल सकता हूँ, आई कैसे निकाल सकता हूँ, आई बराबर होगा किसके, mg डिवाइडेड बाय b और l। ठीक है, और एक बार आई आ गया तो फिर वोल्टेज निकालने का कोई मसला नहीं है, क्यों, क्योंकि वोल्टेज बराबर होता है V=I आई को आर से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन असल मसला ये आएगा, यहाँ पे आपको मास जो है ना वो पर यूनिट लेंथ में दिया हुआ है, इसी तरह रेजिस्टेंस भी पर यूनिट लेंथ में दी हुई है, ये वैल्यूज आप यहाँ पे रख नहीं सकते,
ये वैल्यू आप यहाँ पे रख नहीं सकते, आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है एक्चुअल में मास की, मास पर यूनिट लेंथ की नहीं रखनी। इसी तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू रखनी है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की नहीं रखनी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन ये कैसे कैलकुलेशन हो सकती है? ठीक है, ये बिल कैसे आया? ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाली जो डेरिवेशन है, दूसरी डेरिवेशन वो यूज़ करिए, क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को रखते हैं, किसी कंडक्टर को रखते हैं, तो फिर फोर्स का फार्मूला क्या होता है वो हमने पढ़ा था। हाँ, साइन थीटा क्यों नहीं आया? क्योंकि एंगल दिया नहीं है, तो 90 डिग्री ही रखा गया हो। ठीक है, एंगल 90 डिग्री होता है इन दैट केस, जब आपको एंगल ना दिया हो। साइन 91 होता है, इसलिए थीटा नहीं आता। अच्छा, मसला हमारे पास क्या था? मसला ये था कि देखें, कह रहा है मेरे पास जो वायर है वो 1 मीटर का है, और उसका जो मास है वो 1.2 ग्राम पर मीटर है। इसका मतलब ये है 1 मीटर का जो मास है वो 1.2 ग्राम है। लेकिन मेरे पास तो 1 मीटर है ही नहीं, मेरे पास तो 0.05 मीटर है। तो 0.05 मीटर का मास कितना होगा मुझे ये पता करना है। उसने मुझे मास दिया है, लेकिन उसने मुझे 1 मीटर का मास दिया है। मुझे जो मास चाहिए वो किसका चाहिए? 0.05 मीटर का मास चाहिए। इसी तरह उसने जो मुझे रेजिस्टेंस दी है वो ओम्स पर मीटर, 1 मीटर की उसने रेजिस्टेंस दी है। लेकिन मेरे पास जो वायर है वो 0.05 है, तो मुझे उसकी रेजिस्टेंस चाहिए होगी। तब उसके लिए देखें एक्स्ट्रा काम आप क्या करेंगे सोल्यूशन में, आप लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ, इसने मुझे दी है 1.2 ग्राम पर मीटर। तो पहले इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। मास डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू 1.2, 1000 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1.2 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। अब देखें, लेंथ 1 मीटर नहीं है, 0.05 मीटर है, तो लेंथ को दूसरी तरफ भेज देते। तो मास इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, अब लेंथ की वैल्यू रखते हैं 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.05 मीटर लेंथ की यूनिट है, और किलोग्राम मीटर एज इट इज। अब मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, आपके पास मास आ गया। मास इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें दोनों को, क्या आंसर आएगा? 0.00006 किलोग्राम। ये आपने मास कैलकुलेट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने मास कैलकुलेट करा है, उसी तरह रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 4 मास, और ये हो जाएगा 4 रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के लिए मैं कैलकुलेशन नहीं करा रहा, ज़रा आप लोग करके दिखाएं मुझे रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, अब मुझे आंसर बता दीजिएगा क्या है। जो एमसीक्यूज हैं आपके पास पेपर के, और इम्पॉर्टेंट भी हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन हो चुकी है मैडम। तो सबसे पहले सवाल के अंदर आपसे कह रहा है द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। देखिए, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंके थे तो हमने देखा है कि ये सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करता है। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव चार्ज को भेजूं तो वो भी सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करता है, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम होती है, और चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फोर्स से वो उसको रिपेल करेगा, या जो है वो कर्व पाथ उसको देगा, सर्कुलर मोशन देगा। लेकिन अगर मैं एक न्यूट्रॉन लेकर आ जाऊं, न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, मैं आपसे बोलूँ क्यू कितना है, चार्ज की वैल्यू क्या है न्यूट्रॉन पे, तो वो ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फार्मूला है एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, भले परपेंडिकुलरली आपने फेंका है, लेकिन क्यू जो है वो क्या है? ज़ीरो है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी तो ये सीधा यहाँ से अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएगा। तो इसका रास्ता किस तरह का होगा? आई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ में आया रीज़न कि स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर, देयरफॉर इट विल मूव अनडिफ्लेक्टेड। अच्छा जी, दूसरी तरफ आ रहे हैं तो दूसरे सवाल में कह रहा है द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन याद है क्या था?
एक तरफ जो है वो आपका कॉइल होता था, दूसरी तरफ वाला कॉइल जो है वो उससे इंडक्ट हो जाता था, यानी कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लेके क्या करता था, अपने अंदर करंट इंड्यूस करवा लेता था। इसका फ़ायदा हम लेते थे ट्रांसफार्मर में, अगर आपको याद हो, ताकि यहाँ पे हम इनपुट दें, वहाँ से हम आउटपुट ले लें, अपने हिसाब से इनपुट दें, अपने हिसाब से आउटपुट ले लें, वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करा लें अपने हिसाब से। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये एक्चुअल में हमने यूज़ करा था ट्रांसफार्मर में। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी क्या हो गई, ट्रांसफार्मर। ठीक है, दोनों एमसीक्यूज क्लियर हैं। अच्छा जी, अब आ जाए टेस्ला किसके बराबर होता है। तो भाई टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। पहले तो आप ये लिख लें कि बी की जो यूनिट है, ठीक है, वो निकोला टेस्ला के नाम के ऊपर टेस्ला रखी गई। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की इसके अलावा क्या यूनिट्स हो सकती हैं, ज़रा देखते हैं। एक तो फ्लक्स बराबर होता है किसके, बी इंटू डेल ए के। फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, ठीक है। बी की यूनिट हम निकालने के लिए जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को नीचे भेज दें, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की यूनिट हो जाएगी। तो एक यूनिट तो इसकी हो सकती है, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और अक्सर न्यूमेरिकल में आपने इसकी ये यूनिट देखी है। इसके अलावा इसकी एक और यूनिट कौन सी हो सकती है, इसके अलावा आप निकाल सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो डिग्री में होता है, उसको हम एज अ यूनिट नहीं ट्रीट करते, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से भी तो बी आ रहा है और बी की यूनिट निकाली जा सकती है। कैसे निकालेंगे, एफ डिवाइडेड बाय क्यू इंटू वी से, और ये बराबर होगा बी के। अब ज़रा इनकी यूनिट्स रखते हैं। कैसे रखते हैं यूनिट, देखिए एफ की जगह रखा न्यूटन, डिवाइडेड बाय क्यू की जगह रखा कूलम, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी की जगह रखा मीटर पर सेकंड। अब देखो ये भी कहीं नहीं नज़र आ रहा मुझे, वेबर भी नहीं आ रहा, ये भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब अगर मुझे करना हो तो और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन क्या करनी होगी, मुझे इसको और मज़ीद कन्वर्ट करना होगा। किस तरह, ये कूलम पर सेकंड जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये करंट के बराबर होता है, क्योंकि आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी के। तो क्यू है कूलम और टी है आपका सेकंड। तो ये एम्पेयर भी कहते हैं इसे, तो इन दोनों की जगह एम्पेयर रख सकता हूँ। तो न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर और मीटर। तो ये एक यूनिट और इसकी बन सकती है। तो कितनी सारी यूनिट्स है जो टेस्ला की है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे कौन सी यूनिट ले रहे हैं, हम यहाँ पर जो ऑप्शन में हमें दिया हुआ होगा वही ले सकते हैं। ऑप्शन में इसने हमें दिया हुआ है न्यूटन एम्पेयर मीटर दिया हुआ है, देखो ये रहा न्यूटन एम्पेयर मीटर, ये पॉसिबल यूनिट है जो हम इसकी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, और न्यूटन एम्पेयर मीटर भी इसी की मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। क्लियर है, आगे चलें। अच्छा जी, कहता है इफ द स्पीड ऑफ द कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इंक्रीज्ड, स्पीड ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में, ये मोशनल ईएमएफ की बात हो रही है अगर आपको याद हो, मोशनल ईएमएफ। कैसे मुझे पता लगा, कंडक्टर को जब हम मूव कराएं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, ये मोशनल ईएमएफ नहीं हमें बताया था, तो टॉपिक था उसी से, तो फिर एसी जनरेटर हमने ड्राइव किया था। तो मोशनल ईएमएफ का जो फार्मूला था वो क्या था, कोई बता सकते हैं। ई का फार्मूला क्या था, वी वी एल उसका फार्मूला था। तो वेलोसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करती है ईएमएफ। जितना ज़्यादा कंडक्टर मूव करेगा, जनरेटर यही तो है, जनरेटर को जितना ज़्यादा आप मूव करवाओगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट होगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि क्या, कहाँ चले गया, इसीलिए अबे भाई क्यों नहीं चल रहा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई अगर आप इंक्रीज़ करेंगे किसको, आप इंक्रीज़ करेंगे अगर कंडक्टर की मोशन को, मूवमेंट को, तो ईएमएफ और ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, वो भी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे आपसे कहता है इफ़ अ कन्वेंशनल करंट इज़ फॉलोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम इस तरह आपका करंट फॉलो हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव ये। तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है ना, तो ये आपने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बना दी, ठीक है। अब कहता है अगर कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, ठीक है, टॉप टू बॉटम वायर, देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन इज, बताएं मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल था वो यूज़ करना होगा। लेफ्ट हैंड था, राइट था, लेफ्ट था, हाँ। लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक जो अपना थंब है, जो आपका अंगूठा है, उसकी डायरेक्शन को आप रखेंगे करंट की डायरेक्शन में,
और अपनी फिंगर को कर्ल्स करके देखेंगे कि वो किस तरफ घूम रही है, तब आप क्या करें, अपना हाथ लें, अंगूठे को नीचे की तरफ करें, जैसे किसी को दिखाते नहीं है, कोई डाउन हो रहा तो उसे चढ़ाने के लिए दिखाते हैं, तो ऐसे अंगूठे को नीचे की तरफ करें और अपनी फिंगर्स को जिस तरफ वो घूम रही हैं घड़ी से चेक करें, घड़ी की डायरेक्शन को और अपनी फिंगर्स की डायरेक्शन को चेक करें क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रही हैं। आप अपनी फिंगर्स को बाद में भले थोड़ा सा टेल करके देख लीजिएगा, वो मसला नहीं है, लेकिन ये चेक करें कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो घड़ी की डायरेक्शन में घूम रही हैं, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी। हाँ जी, तो आप मुझे बताएं इसका आंसर, मैं तो नहीं बता रहा, आप खुद को, जब मैंने प्रोसेस बता दिया तो अब आंसर आपने बताना। अच्छा ये कंफर्म कर लेना, राइट हैंड रूलता है लेफ्ट हैंड, माहिन कह रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर से देख लो, घड़ी नहीं देखी हो सही से, हाथ को कर्ल करते हुए घड़ी को भी नोटिस करो तो पता चल जाएगा। अपोजिट है, बिल्कुल ऐसा ही है कश्यप, एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल सही सही बता रहे हैं आप लोग, तो इसका आंसर हो गया आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे आपसे कहता है डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा हमने पढ़ा था एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, उसके अंदर हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे थे और किस में कन्वर्ट हो रही थी, हमें बिजली मिल रही थी। अब इसका रिवर्स कौन कर रहा होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आपने सिंपली देखा होगा कि जब आप मोटर को ऑन करते हैं, मोटर चलती है किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, और मोटर जब चलती है तो वो घूमती है, तो जब वो घूम रही होती है तो कौन सी एनर्जी होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। इसी तरह आपका जो फ़ैन है ना, फ़ैन जब आप उसको ऑन करते हैं तो वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। इसी तरह आपकी जो क्या बोलते हैं, ड्रिल मशीन हो गई, या आप जिससे जो है वो चटनी वगैरह बनाने के लिए पीसते हैं ग्राइंडर, वो सब जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी अब आगे चलते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल इज डबल सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम, सेल्फ इंडक्टेंस का और नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्ट रिलेशन है। आप ये फार्मूला अगर याद हो आपको, तो इस फार्मूले से हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस का और नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका मतलब अगर आप उसे डबल करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, when an electron moves in a magnetic field B with the velocity v, the magnetic force acting on it perpendicular to, जब भी कोई आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो होती है क्यू वी क्रॉस बी, और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी एफ, यानी कि v अगर एक वेक्टर है और ये आपका वेक्टर b है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर आपकी फोर्स f होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि v और v दोनों के परपेंडिकुलर होगी। और रोशाना को कुछ बोलना है सर, 5 में राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल लगा दो। रूल मुझे याद नहीं कंफर्म, शायद मेरे दिमाग से निकल रहा है, लेफ्ट था, लेकिन आप कह रही हो अगर राइट है तो राइट लगा लो, उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और क्या, और रोशाना आप क्या बोलना चाह रही हो, बोल दो, माइक पे बोलना है तो माइक अनम्यूट कर दो। अच्छा अब अगर आगे चलें तो हमारे पास है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी v, ये तो हो गया, दोनों वो के परपेंडिकुलर होगा। व्हेन एन एसी जनरेटर इज कन्वर्टेड इनटू, अच्छा ये मैंने अभी नहीं कराया टॉपिक डीसी मोटर का ना, मैं कराऊंगा डीसी जनरेटर का टॉपिक, तो छोटा सा टॉपिक है, इतना खास नहीं, थोड़ी सी डिटेल बतानी है, वो भी निकल जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किसने दी थी, आपको याद है, इंड्यूस ईएमएफ जो हो रही थी वो माइकल फैराडे ने उसका फार्मूला निकाल के दिया था, लेकिन उस फार्मूले में नेगेटिव लगा हुआ था और वो खुद परेशान था कि नेगेटिव आया क्यों, तो उसका फिर समझाया किसने था, उसे एक्सप्लेन किसने किया था, लेंजेज ने, तो इसलिए लेंजेज लॉ। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑन पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अराउंड इट, जब एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में से करंट गुजर रहा होता है तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है, एम्पेयर्स लॉ, उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है,
उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। 7 का आंसर है डबल। ठीक है, ये वेरीफाई कर लेना, दोनों में से एक होगा। ठीक, अब नमाज का टाइम होने के लिए जा रहा है, ईशा की अज़ानें शुरू हो चुकी हैं, तो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। कोई सवाल वगैरह आपने करना है तो कर लीजिए।